मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? हमने लग रहा है बहुत लंबी क्लास ले ली और आवाज बंद थी मेरी शायद। ये तो ब्लेंडर मिस्टेक हो गया। चलिए मैं फिर से आपको समझा देता हूं। मैं फिर से आपको जल्दी से समझा देता हूं क्या क्या मैटर मैंने आपको समझाया था। ये तो सब आपको पता ही है, ये सब आपको पता है ना। आर्टिकल 1 में क्या दिया? इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत जो दिया है उसमें आगे लिखा है कि राज्यों का संघ होगा। तो राज्यों का संघ होगा तो राज्य दिए कहाँ हैं? तो फर्स्ट अनुसूची में, वहां राज्यों का नाम और उनका जुरिडिक्शन दोनों चीजें दी गई हैं। और इस आर्टिकल 1 में जो दिया गया है इसका मतलब क्या है? पहले वाले का मतलब तो सिर्फ इतना है कि देश का नाम दिया गया है, ठीक है। दूसरे वाले का मतलब यह है कि राजनीति का प्रकार कैसा है, यहां राज्यों का संघ है, ये मामला है। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि ये जो नाम वाली डिबेट क्यों हुई। नाम वाली डिबेट इसलिए क्योंकि उत्तर भारत के लोग चाहते थे कि नाम क्या रहे, भारत नाम रहे। दक्षिण भारत के लोग इस नाम पर सहमत नहीं थे। तो फिर संविधान सभा में सहमति बनी कि दोनों को ही स्वीकृति दे देते हैं, इसलिए इंडिया दैट इज भारत ये नाम पड़ गया, ठीक है। अगली बात ये है कि राज्यों का संघ जो है, ये वर्ड जो है इसको इंग्लिश में दो तरह से कह सकते हैं। पहला यूनियन ऑफ स्टेट और दूसरा फेडरेशन ऑफ स्टेट। फेडरेशन ऑफ स्टेट अमेरिका में, यूनियन ऑफ स्टेट इंडिया में है। अब हमने फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों नहीं रखा, यूनियन ऑफ स्टेट क्यों रखा? हमारा वाला कनाडा का मॉडल है, अमेरिका का मॉडल ये है, क्यों नहीं रखा? तो इसके लिए वजह बताई गई है। पहली वजह तो ये कि अमेरिका में जो राज्य आए वो एग्रीमेंट के थ्रू आए, उन्होंने समझौता किया, समझौता करके फेडरेशन बनाया। हमारे स्टेट सब एग्रीमेंट के थ्रू नहीं आए हैं। हमारे स्टेट जो है कुछ तो जबरदस्ती लाए गए हैं। हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चलाया गया सरदार पटेल ने, जूनागढ़ में रेफरेंडम हुआ, जम्मू कश्मीर में आपको पता है महाराजा हरि सिंह ने बाद में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो हमारे यहाँ समझौते का परिणाम नहीं है। अमेरिका में हमारे में अंतर है। अमेरिका में समझौते का परिणाम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई राज्य अलग नहीं होगा, नहीं किसी राज्य का विभाजन होगा। हमारे समझौते का परिणाम नहीं है, इसलिए कभी कोई कह देगा, अभी मध्य प्रदेश कहेगा पेट में दर्द हो रहा है, क्या करें, हमें घर छोड़ के जाना है, दूसरा बनाना है, बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहां एग्रीमेंट नहीं है। इसलिए आप देख सकते हो भारत में राज्यों में पुनर्विभाजन हो रहा है, क्योंकि कोई एग्रीमेंट नहीं था, करना पड़ेगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो भारत और अमेरिका में ये बेसिक अंतर है। दूसरा अंतर यह है कि भारत में राज्यों को अलग होने की अनुमति नहीं है। विभाजन हो सकता है राज्य में, लेकिन रहोगे कहां पे? हमारे देश के भीतर ही संघ से जुड़े रहोगे। संघ से अलग होने का आपके पास अधिकार नहीं है। इसलिए भारत का जो संघ है वो अविनाशी संघ है। लेकिन राज्य अविनाशी नहीं है, भारत में राज्य विनाशी है। राज्यों का विभाजन हो सकता है लेकिन संघ का विभाजन नहीं हो सकता। और अमेरिका में न तो राज्यों का हो सकता है न संघ का हो सकता है। अमेरिका का मामला एकदम टाइट है, ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है। अगली बात, आर्टिकल 1 में जो हमने देखा था कि भारत का राज्य क्षेत्र एक टर्म दिया गया है ना, यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया ये वर्ड दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसमें 3 तरह के क्षेत्र आएंगे। एक तो राज्यों, भारत के राज्य आएंगे, दूसरा यूटी आएंगे, और तीसरा क्या आएंगे? वो एरिया आएंगे जो एक्वायर्ड हैं, जिन्हें हमने एक्वायर किया हुआ है, वो भी आएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। भारत का राज्य क्षेत्र, सबको आवाज आ रही होगी, बीच में थोड़ी आवाज चली गई थी तो उसकी वजह से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं। अगला मामला ये है कि भारत का जो राज्य क्षेत्र है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एक व्यापक अभिव्यक्ति है ना, टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्यों व्यापक अभिव्यक्ति है? क्योंकि इसमें जो फ्यूचर में आने वाले राज्य हैं वो भी शामिल किए गए हैं, ठीक है। यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आएगा? स्टेट, यूटी और ऑक्युपाइड जो होंगे वो सब। यानी ये आपके पिताजी की पूरी भूमि है, और इसमें आप सब भाइयों की भूमि भी आएगी, ए बी सी, आप तीनों भाई हो। तो आपसे कोई पूछे
कि आपकी और आपके पिताजी की प्रॉपर्टी में से कौन कॉम्प्रिहेंसिव है, तो आप बताओगे पिताजी की, क्योंकि पिताजी में आपके 2 भाई हैं, आप भी हो, 3 हो। ऐसे ही आपसे कोई पूछे कि आपके पिताजी की प्रॉपर्टी को निकालना है तो कैसे निकालोगे, आप बताओगे प्रॉपर्टी ऑफ फादर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये फॉर्मूला। ऐसे ही जब आपसे कहे कि कोई टेरिटरी ऑफ इंडिया निकालिए तो आप बताना स्टेट, यूटी और ऑक्युपाइड जो स्टेट होंगे वो, ये सब निकल जाएगा। तो ये बेसिक बात है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, बेसिक बात ध्यान रखोगे। राज्य के बारे में आपसे पूछा जाए तो राज्य तो आप बता ही दोगे। संघीय व्यवस्था में राज्य क्या है, सदस्य एक मेंबर के रूप में है, लेकिन ये केंद्र के 7 शक्तियों को साझा करेंगे 7th शेड्यूल में, है ना, हम आगे पढ़ेंगे। यूटीज है केंद्र शासित प्रदेश, इनका शासन कौन करेगा, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। जो अधिग्रहित क्षेत्र हैं, एक्वायर्ड एरिया, उन्हें कौन करेगा, केंद्र सरकार। ये आपको सबको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत संघ की बात हो गई, संकीर्ण अभिव्यक्ति है भारत संघ, क्योंकि यहाँ केवल राज्य क्षेत्र शामिल है, वहां तो ऑक्युपाइड वाले भी शामिल थे कि नहीं थे। फिर हमने देखा वर्तमान में राज्य 2023 का आंकड़ा है, तो हमने देखा था 29 राज्य हो गए थे तेलंगाना जब बना था, 29 राज्य। फिर जम्मू कश्मीर राज्य से हट गया, जम्मू कश्मीर अलग यूटी बन गया, लद्दाख अलग बन गया, तो राज्यों की संख्या घट गई, 29 से 28 रह गई। केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे 9, अब जम्मू कश्मीर लद्दाख बने 9 हो गए, लेकिन इधर दमन दीव, दादर नगर हवेली दोनों का मर्जर हो गया, इस वजह से 1 कम हो गया, क्योंकि दोनों को मिला के क्या हुआ 1, इस वजह से 8। तो अभी आप देख रहे हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं, ठीक है। 6ठी अनुसूची 5वीं अनुसूची को हम आगे पढ़ेंगे, तो ये काम का नहीं है आपके। आर्टिकल 2 में एक बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी नए राज्य का प्रवेश होना है, स्थापना होनी है, यानी हमें ध्यान रखना है एडमिशन और एंट्री एंड इस्टेब्लिशमेंट, ये जो स्टेट का दिया गया है ये आर्टिकल 2 में दिया गया है। कभी भी किसी नए राज्य का अगर प्रवेश हो रहा है तो वो यहीं से होगा, इसलिए आर्टिकल 2 जो है पार्लियामेंट को पावर देता है, 2 शक्ति देता है मेजरली। 2 शक्ति कौन सी देता है, एक तो ये शक्ति कि भारत संघ में नए राज्य को शामिल कर ले, ऐसा राज्य जिसका अस्तित्व पहले से था। दूसरा, भारत संघ में नए राज्य का गठन भी कर सकते हैं जो पहले से अस्तित्व में नहीं था, इसलिए आर्टिकल 2 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 3 कुछ नहीं कहता, बस कहता है नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन। तो अगर नाम किसी स्टेट का बदल रहा है तो आर्टिकल 3 का यूज होगा, बाउंड्री में चेंजेस हो रहे हैं तो आर्टिकल 3 का यूज होगा। मतलब आर्टिकल 2 एंड 3 कॉम्प्लीमेंट्री विद ईच अदर, एक दूसरे के पूरक हैं 2 और 3, ठीक है। इसलिए आपको आर्टिकल 2 और 3 दोनों ध्यान रखने हैं। फिर हमें ध्यान रखना है ये 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956, इसके थ्रू रीजनल काउंसिल डेवलप की जाती है। रीजनल काउंसिल किसके लिए, सामान्य हितों के लिए, जनरल इंटरेस्ट के लिए ये सजेशंस देंगी रीजनल काउंसिल। और रीजनल काउंसिल चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आए हैं, जो चीज एक्ट से स्टेब्लिश होती है उसे क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी, सांविधिक। इसलिए कभी आपसे पूछा जाए क्षेत्रीय परिषद कैसी है तो आपको बता देना है तुरंत कि ये सब सांविधिक हैं, सांविधिक। और एक जो काउंसिल है वो बाद में बनती है, पूर्वोत्तर काउंसिल, और ये पूर्वोत्तर काउंसिल जो है उसके लिए एक अलग एक्ट आता है, पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1972, इससे ये बन जाती है, ठीक है। फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि राज्यों का अगर रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है तो उसके लिए पार्लियामेंट की पावर क्या है। वैसे हम जो बात जान चुके हैं उसमें ये बात आ गई है, लेकिन फिर भी देख लीजिए संसद की ये शक्ति सामान्यतः संविधान के अनुच्छेद 3 से जुड़ी हुई है ना, क्योंकि 3 में ही दिया है नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन। तो अगर हमें पुनर्गठन करना है तो कैसे होगा, सीमा में परिवर्तन करके होगा। भाई आंध्र प्रदेश एक राज्य था, आंध्र प्रदेश में सीमा में परिवर्तन हुआ, तेलंगाना बन गया। तो ये कैसे बना, आर्टिकल 3 के बेसिस पे। आर्टिकल 3 संसद को निम्नलिखित के लिए अधिकृत करता है, किस किस के लिए, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भाग को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण करना। मतलब एक नया राज्य कैसे बन सकता है, एक राज्य को तोड़ करके बन सकता है,
दो राज्यों के छोटे छोटे टुकड़े निकाल करके एक तीसरा राज्य बन सकता है कि नहीं? दो राज्यों का मर्जर करके एक राज्य बन सकता है। तो ये सब पावर देता है पार्लियामेंट को आर्टिकल 3 कि वो ये सब कर सकती है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है, किसी राज्य का क्षेत्र घटाया जा सकता है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन हो सकता है, नाम में परिवर्तन हो सकता है। ये ध्यान रखना है, बेसिक बातें हैं, है ना। राज्य के मामले में जो उपयुक्त परिवर्तनों पर विचार करने वाला विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है। अगर भाई हमें कोई ऐसा प्रपोजल लेकर के आना है जिसमें हम राज्य के सीमा में नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो ये बिल जब लाया जाएगा तो राष्ट्रपति से पहले मंजूरी लेनी पड़ेगी। ठीक है। विधेयक की संस्तुति से पहले राष्ट्रपति को संबंधित राज्य विधानमंडल का मत एक निश्चित अवधि के भीतर जानने के लिए इसे भेजना होगा। यानी जिस राज्य का डिवीजन हो रहा है उस राज्य के पास प्रेसिडेंट भेजेगा, उनकी राय भी लेगा। ठीक है। तो ये दोनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों बातें ध्यान रखिएगा। तीसरी बात है कि राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति ने भेजा प्रपोजल, राज्य ने हाँ कर दिया ना कर दिया, उस बात को मानने के लिए बाध्य नहीं राष्ट्रपति, क्योंकि पार्लियामेंट को पावर है और उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं, भले ही यह मत समय पर प्राप्त हो गया हो। तो राज्य के मामले में यह बात है। केंद्र शासित प्रदेश के मामले में संबंधित विधानमंडल के मत को जानने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए यूटी है हमारा कोई भी, उस यूटी में नाम में चेंज करना है, सीमा में चेंज करना है, तो क्या वहां भी भेजा जाएगा? ये नहीं भेजा जाएगा, वहां भेजने की जरूरत नहीं है। और संसद स्वयं जैसा उचित समझे वैसी कार्यवाही कर सकती है, ये ध्यान रखना है। संविधान संसद को राज्य की सहमति के बिना नए राज्य बनाने या मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों को बदलने के लिए अधिकृत करता है। ध्यान से समझिएगा, बड़ी बात है। एक तरफा पावर किसके पास है? संसद के पास। संसद चाहे तो राज्य का फॉर्मेशन कर सकती है, नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन कर सकती है। राज्य की कंसेंट की एकदम जरूरत नहीं है, राज्यों की सहमति के बिना। इट इज द इंपॉर्टेंट, क्योंकि भारत में इस मामले में थोड़ा केंद्रीकरण है। भारत को मैंने बताया था विनाशकारी राज्यों का, विनाशकारी मतलब राज्यों में विभाजन हो सकता है। विनाशकारी राज्यों का एक अविनाशी संघ है, मतलब संघ का विनाश नहीं हो सकता। अगली बात है संयुक्त राज्य अमेरिका की। संयुक्त राज्य अमेरिका क्या कह रहा है, ये भी हमें ध्यान रखना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अविनाशकारी राज्यों का एक अविनाशकारी संघ है। जैसे भारत में राज्य का विभाजन हो सकता है, अमेरिका में राज्य का विभाजन नहीं हो सकता। अमेरिका में जब अमेरिका बना था तब भी 50 राज्य थे, आज भी 50 राज्य हैं। और अमेरिका के इन 50 राज्यों में विभाजन नहीं होगा। अगर 51वां कोई जुड़ेगा तो बाहर से जुड़ सकता है, लेकिन अंदर डिवीजन नहीं होगा। हमारे देखिए, हमारे राज्य कितने? 14 थे, 16 यूटी थे, अब बढ़ते बढ़ते कहां हो गए? 28 हो गए। यूटी कितने हो गए हमारे? 8। तो ये चेंजेस भारत में हो सकते हैं, क्योंकि भारत में राज्य कैसे विनाशकारी, उनमें विनाशकारी का मतलब इनके अंदर परिवर्तन हो सकता है। लेकिन जो संघ है वो कैसा है? अविनाशकारी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये वर्ड्स को आपको पकड़ के रखना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय सरकार संबंधित राज्यों की सहमति के बिना नए राज्यों का गठन नहीं कर सकती या मौजूदा राज्यों की सीमा को बदल नहीं सकती। अमेरिका में राज्यों की सहमति अमेरिका में जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूं कि अमेरिका के राज्य भारत के राज्यों से बहुत ज्यादा ताकतवर है। भारत के राज्य ताकतवर नहीं है, भारत में केंद्र ताकतवर है। किसी भारतीय क्षेत्र को अन्य देशों को सौंपना आर्टिकल 3 के अंतर्गत नहीं आता। अगर कोई भारत का क्षेत्र है और उसे आप किसी दूसरे देश को देना चाहते हो, जैसे हमारा बांग्लादेश के साथ था लेन देन, तो ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत नहीं आता। ये केवल अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन द्वारा किया जा सकता है। इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, नहीं आप कहोगे सीमा परिवर्तन करके जो है हम दूसरे देश को दे देंगे। सीमा में परिवर्तन करके नया राज्य बना सकते हो, रहेगा भारत में ही। सीमा में परिवर्तन करके बाहर नहीं दे सकते। बाहर देना है तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा ऑफलाइन कमेंट में, बांग्लादेश के साथ में जो हमारा लेन देन हुआ वो कौन सा संविधान संशोधन था?
बेरुवाड़ी केस में वो मामला उठा था 1960 में, लेकिन बाद में संशोधन हुआ है, तो कौन सा संशोधन था ये मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। भारत और किसी अन्य देश के बीच सीमा विवाद के निपटारे के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यानी भारत है और किसी अन्य देश के बीच में कोई डिस्प्यूट है, बाउंड्री डिस्प्यूट, तो इसके लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत है? नहीं है भाई। दूसरे देश के साथ तो हमारा बाउंड्री डिस्प्यूट होगा तो हम ऐसे ही करेंगे। ये कार्य कार्यपालिका यानी जो एग्जीक्यूटिव है उसके द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि इसमें भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंपना शामिल नहीं है। ठीक है। अब ये संविधान संशोधन आपके सामने आ गया है, इसलिए अब आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। ठीक है, ये यहां पे दिया गया है। हम आगे आकर के इस पे अगले स्तर पर डिस्कशन करेंगे, है ना, कैसे रियासतों का एकीकरण हुआ, ये सब बातचीत। ठीक है, चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही रखिए। आप लोग ध्यान रखिए अपना और अपनों का। थैंक यू सो मच।